देखिए 1996 का क्वेश्चन है आईटी का, पहले भी क्वेश्चन कराया मैंने आपको। फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, 3 इवेंट हैं ए बी एंड सी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, ए या बी एग्जैक्टली एक अकर करे, पी है एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स, ये पी दिया है, एंड पी एग्जैक्टली ऑल द 3 इवेंट्स अकर, तीनों साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ऑल द 3 इवेंट अकर साइड, मतलब ए एंड बी एंड सी, तीनों ए एंड बी एंड सी, वो पी स्क्वायर है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन ऑफ 3 इवेंट्स ए बी और सी अकरिंग। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया आपको, चलो एक बार दोबारा करा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वेश्चन आपका AIEEE में रिपीट हुआ है, तो उसमें इसने यहाँ P दिया है, P की जगह कोई वैल्यू दी थी, शायद 1/3 था जहां तक मेरे को ध्यान है, P उसने 1/3 दिया था, तो क्वेश्चन यही था, सिर्फ P की वैल्यू दी थी तो वैल्यू डाल के आंसर आ जाना था। तो सोल्यूशन देखें आप इसका कैसे, हाउ विल वी प्रोसीड फॉर दिस। सबकी प्रोबेबिलिटी P दी है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए करे या बी करे, बी करे या सी करे, सी करे या ए करे, और तीनों करें तो ये दिया है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन का मतलब आपको पता ही है P आएगा, तो here P एग्जैक्टली वन, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, एग्जैक्टली वन से डायरेक्ट याद रखना है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, इसका क्या मतलब है देखें, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी अकर्स, ए करे बी ना करे और बी करे एंड ए ना करे, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, क्या मतलब है इसका, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ए करे या बी करे, मतलब ए करे एंड बी ना करे, और बी करे या ए ना करे, दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यूनियन प्लस में चेंज होता है, इसका मतलब है दिस विल बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको पता है सेट थ्योरी में करते हैं, सेम चीज प्रोबेबिलिटी में लगाते हैं, जैसे ये आपका है दिस इज ए दिस इज बी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब ओनली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ओनली बी, मतलब सिर्फ और सिर्फ बी, ओनली बी, ये आएगा ओनली बी, ये आएगा ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब पूरे ए में से इंटरसेक्शन बी घटा दें तो ओनली ए आएगा, पूरे बी में से इंटरसेक्शन बी घटा दें तो ओनली बी आएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहां से आएगा पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, दोनों में से एग्जैक्टली एक हो, ए हो या बी हो, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, तो पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हुआ मतलब एग्जैक्टली वन का, और बी और सी आएगा तो ए की जगह बी, बी की जगह सी आ जाएगा, तो ये सारा पी दिया है सबकी प्रोबेबिलिटी, तो देखिए नाउ पी एग्जैक्टली, ये पी दिया है गिवन है, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स, ये भी पी है गिवन नंबर 2, तो इसको लिख सकते हैं बी और सी अकर्स का डायरेक्ट, पी बी प्लस पी सी माइनस 2 पी बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स, मतलब सी और ए में से एग्जैक्टली एक हो, एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स, नंबर 3, ये भी पी दिया है गिवन, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स, ये सारा पी दिया है। अब 1 + 2 + 3 आप ऐड करें तो ध्यान दें क्या रिजल्ट आएगा, देखिए आप नाउ 1 + 2 + 3, यहां से क्या आएगा देखिए, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी प्लस पी सी
टू बी इंटरसेक्शन सी, पी सी प्लस पी ए माइनस टू पी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3p। ये देखें, इसमें आप ये बन गया 2 टाइम्स पी ए 2 टाइम्स पी बी माइनस 2 टाइम्स थ्री पी। अब आप 2 से डिवाइड कर दें, पी ए p by 2, दिस इज नंबर 4। ये नंबर 4 आ गया। अब आप देखें ना, निकालना क्या है, देखें व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड probability at least one of A, B, you have to find out, निकालना क्या है, probability at least one of 3 events, at least one of A, B and C occurring. Probability at least one of 3 events, one of 3 events A, B and C occurring. At least one of A and B occurs. A करे and B करे, one of A and B. एटलीस्ट का मतलब यूनियन, ए करे या बी करे, ये निकालना है। तो एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, ए एटलीस्ट कम से कम ए या बी या सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये निकालना है, इसका क्या मतलब होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है। तो एटलीस्ट वन ऑफ, कम से कम एक, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी अकरिंग। तो ऑल्सो पी ऑल द, ये भी दिया हुआ है, ऑल द 3 इवेंट्स ए बी एंड सी अकरिंग, तीनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है P, आई थिंक इट इज गिवन, ही हैज गिवन P स्क्वायर, ये दिया है P लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ऑल द 3 इवेंट्स A, B एंड C अकरिंग, ये दिया हुआ है, एटलीस्ट ऑल द 3 इवेंट्स A, B एंड C अकरिंग गिवन, ये गिवन P ऑल द 3 इवेंट्स A, B एंड C अकरिंग, P ऑल द 3 इवेंट्स A, B एंड C अकरिंग, P के लिए गिवन है। तो अब इसको नंबर 5 दे दें, यूजिंग दिस इन 5, यूजिंग दिस इन 5 में यूज करें, और 4 से आपको पता ही है, ये है, इसकी वैल्यू आपको दे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए 3p/2 दिया है। तो 3p/2 ये 4 से आया, इसकी वैल्यू डाल दी, प्लस आपका p स्क्वायर, तो 3p प्लस 2p स्क्वायर बाई 2, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर नोट करें आप, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझे इस चीज को, तो ये आपका सोल्यूशन है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये p 0.5 इसलिए दिया है क्योंकि अगर ये हाफ हो जाएगा तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ जाएगी, 0 से बड़ा, हाफ से कम, और हाफ से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिया, ये रीज़न इसका। और अगर 1/2 पर अगर आप करें तो ये 1/2 पर 1 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाई ही हैज गिवन दैट p लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ, इसका भी कुछ पर्पस है। और जो AIEEE में क्वेश्चन आया था उसमें p 1/3 था, तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि 3p/2 प्लस p स्क्वायर आंसर है, अगर किसी ने ये किया था कि 3p/2 प्लस p स्क्वायर आंसर है, तो इफ p 1/3, अगर किसी ने क्वेश्चन किया इसको आंसर याद है, तो रिक्वायर्ड बन जाएगा आपका 3/2, इसको डाल दें यहाँ, 1/3 प्लस 1/9, तो इट कम्स आउट टू बी 1/2 प्लस 1/9, योर LCM इज 18, 9 प्लस 2, 11/18। तो ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, अगर 1/3 है, अगर p आपका 1/3 है
तो 3/2 1/3 डाल दें, 1/2 प्लस 1/9, तो ये आ गया 11/80। ये 2017-18 में ऐसा क्वेश्चन पी की वैल्यू दी थी। तो ऑल द थ्री इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली, पी स्केल दिया है, पी 0 और हाफ के बीच है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो दिस इज द आंसर 3p/2 प्लस p स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑल द एग्जैक्टली थ्री इवेंट्स अकरिंग। तो इस ढंग से सोल्यूशन है, नोट कर लें आप। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए आप सोल्यूशन इसका 1996 का क्वेश्चन है आईटी। इसका आंसर याद रखें 3p/2 प्लस p स्क्वायर। और अगर p की जो 2000 जेईई मेंस में रिपीट हुआ था उसमें p की वैल्यू दे दी थी उसने, p उसमें 96 में प्रोबेबिलिटी p दिया है, उसमें p की वैल्यू दे दी थी 1/3, तो उससे आपका आंसर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, देखिए आप, सोल्यूशन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू प्लीज सी। तो ये देखिए 2010 का क्वेश्चन है आईटी का। पहले मैं पिछले लेक्चर में भी कराया, एक बार दोबारा देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, दोबारा मैं करा रहा हूँ, इसको देख लें एक बार आप ढंग से। आईटी के क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद आपको बेस थ्योरम का एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा एंड देन वी विल डू मोर प्रॉब्लम, तो उससे आपको चीजें काफी क्लियर होंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सिग्नल कैन बी ग्रीन और रेड। सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। 2010 में आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन आए थे, ओमेगा की पावर r1 वाला आया था, करा दिया था मैंने आपको एक क्लास में, 2/9 जिसका आंसर है ओमेगा के r1, ओमेगा के r2, ओमेगा के r3, 0 r1 r2 are number obtained on 3 dice if they are rolled once। तो सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, रेड की 1/5 है। मतलब या तो ग्रीन होगा या रेड होगा। सिग्नल में भी ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड का क्या मतलब है, या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, ग्रीन की है रेड की है, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये होगा तो ये नहीं होगा, रेड होगा तो ग्रीन नहीं होगा, और दोनों में से एक ना एक होगा ही होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। इज रिसीव्ड बाय ए स्टेशन रिसीव करता है और उसके बाद बी को ट्रांसमिट कर देता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। हर एक स्टेशन सिग्नल को करेक्टली रिसीव करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली, सिग्नल को करेक्टली रिसीव करे, उसकी 3/4 है। अब सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, बी पर अगर ग्रीन सिग्नल रिसीव हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। तो कहने का क्या मतलब है, मतलब सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, सिग्नल बी पर ग्रीन रिसीव हुआ, ये गिवन है। सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, बी पर सिग्नल ग्रीन रिसीव हुआ, ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है। तो कहने का मतलब है जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता लग गया। आप समझने की कोशिश करें, जो इवेंट बाद में हो उसका पता लग गया। कहने का मतलब सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, क्योंकि पहले तो ऊपर से सिग्नल आएगा फिर बी पर रिसीव होगा। तो वो कह रहा है वही बात आ गई बेस थ्योरम वाली की, जो बाद में इवेंट हुआ, द इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन, क्योंकि पहले तो ओरिजिनल सिग्नल आएगा फिर बी पर रिसीव होगा। अब उसने ये दे दिया कि जो बी स्टेशन पर सिग्नल है वो ग्रीन आया, इट इज गिवन। ध्यान से देखें, मैं दोबारा डेप्थ में इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं कि बी पर सिग्नल ग्रीन आया, ये गिवन है। इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नो, जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पता है। तो बी पर सिग्नल ग्रीन आया, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, मतलब G/BG। तो बेसिकली आपको पता ही है G इंटरसेक्शन BG अपॉन P ऑफ BG। P ऑफ BG का मतलब है सिग्नल रिसीव्ड एट B इज ग्रीन, G इंटरसेक्शन BG बाय इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम ये तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही तो निकालना है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे P ऑफ व्हाट वी विल राइट हियर BG/G। मतलब if original signal is green, it is signal received, original signal is green if signal received at B is green। इस पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, ये मतलब बेस ने कंडीशनल, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, मतलब इसका इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया, जैसे मैंने आपको थ्योरी में कराई थी। तो G इंटरसेक्शन BG को लिखेंगे P/BG, क्योंकि ये तो लिखेंगे नहीं, ये तो निकालना है हमने G/BG। तो BG/G मतलब ओरिजिनल सिग्नल, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो ग्रीन है, वो पता है हमें कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, बट कंडीशन लगी बी पर, बी स्टेशन पर जो सिग्नल है ग्रीन है, इनटू P ऑफ G अपॉन P ऑफ BG। तो ये आएगा, ये निकालना है। तो देखिए इसका डायग्राम देखिए आप ध्यान से, अगेन आई विल मेक द ट्री डायग्राम एंड यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर। तो देखिए इस ढंग से क्वेश्चन आया 2010 में, इसका आंसर भी याद रखिए, रिपीट हो सकता है जेईई मेंस में। तो एक बार सॉल्यूशन देखिए आप इसका, हाउ वी विल प्रोसीड।
थ्योरी मैंने समझा दिया आपको ढंग से, यू प्लीज सी द सॉल्यूशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बेस थ्योरम का, यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर। तो उससे कंसेप्ट आपके काफी क्लियर होंगे। ये देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा। तो ये आपका सिग्नल है, मे बी ग्रीन मे बी रेड, रिसीव्ड बाय ए रिसीव कर रहा है। तो ये ए स्टेशन है, मान लो इसने ग्रीन रिसीव किया, फिर बी को ट्रांसमिट करेगा। बी को ग्रीन भी कर सकता है, बी को रेड भी कर सकता है। समझने की कोशिश करें। ए ने मान लो रेड रिसीव किया, सपोज ए ने रेड रिसीव किया, तो बी इसको कई बुक्स में इसको एक साथ मिक्स किया, वो निकाल अलग बना है। किस कई बुक्स ने इस चीज को इसके साथ मिक्स किया है कि इसको यहां जोड़ा, तो करने अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग हो गया, ये अलग है। मान लो सिग्नल ग्रीन है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, रेड की आपकी 1/5 है। और सिग्नल अगर करेक्टली जाता है तो उसकी 3/4 है। तो ग्रीन था और ए को ग्रीन ही गया 3/4, ग्रीन था ए ने भी ग्रीन ही भेजा 3/4, ग्रीन था बी को रेड गया 1/4, रेड था। अब कई बुक्स ने इसको कनेक्ट कर दिया कि इधर कनेक्ट कर दिया, उससे फिर कभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। आप इंडिपेंडेंट करें। ये देखिए सिग्नल ग्रीन था, ए को रेड गया, मतलब रॉन्ग सिग्नल गया 1/4। बी फिर ए ने बी को ट्रांसमिट किया, बी को ग्रीन गया, रेड था लेकिन गया ग्रीन, मींस रॉन्ग 1/4। बी को रेड गया, रेड था और रेड ही गया करेक्ट 3/4। तो अलग अलग करके आपको बेनिफिट रहता है, ये नहीं उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप बुक्स में मिक्स कर दिया तो कई बार क्या होता है, जैसे यहां से ऐड किया तो वहां से फिर बंदा स्टूडेंट भूल जाता है। तो ज्यादा अच्छा है कि इसको अलग से हो। और क्या हो सकता है, सिग्नल रेड आपका रेड है, ए ने ए है, ए ने मान लो रेड ही लिया 3/4, फिर बी को ट्रांसमिट करेगा, तो बी को जो ट्रांसमिट हुआ वो मान लो रेड हुआ, तो 3/4 करेक्ट हुआ। फिर ये बी को गया, बी को मान लो ग्रीन गया, तो रॉन्ग गया 1/4। रेड था, बी को आपका बी स्टेशन को सिग्नल जो भेजा उसने, वह उसने ग्रीन भेजा, तो मतलब रॉन्ग भेजा 1/4। उसके बाद बी ने ए को सॉरी ये आया, सबसे पहले ए रिसीव करेगा, रेड था, ए ने ग्रीन रिसीव किया और ए ने फिर बी को भेजा, ए बी को भेजेगा, तो यहां ग्रीन था, बी को आपका ग्रीन ही गया मान लो, तो 3/4। और बी को आपका रेड भी जा सकता है, रॉन्ग गया, तो रॉन्ग की आपकी 1/4 है। तो ये देखें आपका ये ट्री डायग्राम है, मेक द ट्री डायग्राम, इस ढंग से ट्री डायग्राम बनेगा कि और सिग्नल में भी ग्रीन में भी रेड। ग्रीन है, ए ने रिसीव किया, ए ने ग्रीन रिसीव किया, ग्रीन था ग्रीन रिसीव किया 3/4, फिर बी को ट्रांसमिट करेगा, बी को ग्रीन गया करेक्ट गया 3/4, बी को रेड भी जा सकता है। फिर इसको इसके साथ में मिक्स करना, अलग बनाओ। ए ने रेड रिसीव किया, रॉन्ग किया, बी को भेजा ग्रीन भेजा, रॉन्ग भेजा 1/4, रेड ही भेजा, करेक्ट सिग्नल भेजने की, क्योंकि ए ने रिसीव कर लिया फिर बी को भेजा, तो बी को भेजा करेक्ट, तो 3/4। अब जो निकालना है वो देखें आप, ये पूछा है सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। तो इसमें आप बेस थ्योरम का यूज करेंगे, वही बात बताया, जो इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नो, जो बाद में हो पता है। तो जी इंटरसेक्शन बेस ने इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया, तो इसको लिखेंगे bg/g इंटू पी ऑफ जी, नीचे आएगा p ऑफ bg। तो अब देखिए आप, मैं आपको थ्योरी यहां से बताता हूं। p ऑफ bg/g इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिग्नल इज ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, ये पता है ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, बी पर जो रिसीव हो वो ग्रीन हुआ, जी मतलब जी हो चुका है, ये चीज हमें पता है, वी नो दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, ये प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। हमें ये निकालना है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, ये इसको नंबरिंग कर दें, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन और बी ने ग्रीन रिसीव किया, सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन पता है, तो बी ने ग्रीन रिसीव किया, मतलब ये पता है हमें ग्रीन, बी ने ग्रीन रिसीव किया,
एक इसमें ये केस आएगा, देखिए आप, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है और बी ने ग्रीन रिसीव किया, एक आपका ये केस आएगा, दो ही केस आएंगे बस, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, ये पता है हमें, रेड वाला नहीं आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है तो बीजी बाई जी, बाई मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, हमें पता है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, जो बी पर सिग्नल रिसीव हुआ वो ग्रीन है, मतलब ये इवेंट हमें पता है कि सिग्नल ग्रीन है, ये पता लग चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी नहीं, तो हमें पता लग गया कि सिग्नल ग्रीन है। प्रोबेबिलिटी निकालनी कि बी पर ग्रीन रिसीव हुआ, जो चीज पता लग गई, हमें पता है कि ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, ये पता है हमें कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन आ चुका है, तो वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी नहीं, क्योंकि तो ग्रीन आ चुका है, पता है हमें ग्रीन है। हाँ, अगर नहीं पता है कि सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, अब ये तो पता लग गया कि ग्रीन सिग्नल आ गया, अब बी पर ग्रीन रिसीव हुआ, मतलब बी पर कंडीशन लग गई कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, कि बी पर ग्रीन है, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, मतलब ये इवेंट आपका हो गया, तो बी पर ग्रीन है, तो ये आएगा, इसमें क्या केस आएंगे देखिए आप, तो व्हाट यू विल गेट हियर 3/4 into 3/4 प्लस, और एक ये केस आएगा 1/4 प्लस 1/4, क्या आएगा, तो दैट इज यू गेट हियर 10/60, you assign it number 2. P of G, ये आपको पता है P of G, सिग्नल इज ग्रीन, इसकी 4/5, नंबर 3। अब इसमें एक चीज रह गई, डिनोमिनेटर, इस वन में डिनोमिनेटर P of BG, P of BG, इसका मतलब है सिग्नल रिसीव्ड एट B इज ग्रीन, तो इसमें देखें क्या क्या केस आएंगे, सिग्नल रिसीव्ड एट B इज ग्रीन, तो इसमें सिग्नल ऊपर से ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी, अब कंडीशन नहीं है, इट इज नॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन का मतलब ऊपर सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, सिग्नल रेड भी हो सकता है, आप समझने की कोशिश करें, सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, सिग्नल रेड भी हो सकता है, लेकिन बी पर सिग्नल ग्रीन रिसीव हो, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिग्नल बी पर ग्रीन रिसीव हो, तो देखिए ओरिजिनल सिग्नल अगर ग्रीन है तो बी पर ग्रीन रिसीव हो, एक ये केस आएगा, बी पर सिग्नल ग्रीन है, ये बी पर सिग्नल ग्रीन रिसीव हो, ये आएगा, सिग्नल अगर रेड है, बी पर सिग्नल ग्रीन रिसीव हुआ, एक ये केस आएगा और एक आपका ये केस आएगा, 4 एरो लगाए मैंने, ये ऐड हो गए 4, तो सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन। हाँ, अगर ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है तो तब भी बी पर ग्रीन रिसीव होने की केस देखिए, एक ये केस आएगा, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, बी पर ग्रीन रिसीव होने का ये केस आएगा, ओरिजिनल सिग्नल रेड है, बी पर ग्रीन रिसीव होने का ये केस आएगा, ये केस आएगा, तो देखिए ओरिजिनल, अब इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें हमें पता नहीं कि सिग्नल ग्रीन है, तो अगर सिग्नल ग्रीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो 4/5 फिर इनटू, एंड इसने ग्रीन आया और इसने ए को ग्रीन ट्रांसमिट किया, बी पर ग्रीन आया, प्लस एक ये केस आएगा, ये आपका ग्रीन है सिग्नल, ए को रेड गया और बी को ग्रीन रिसीव, प्लस एक ये केस आएगा, देखिए ओरिजिनल सिग्नल रेड है, इधर रेड गया 3/4 और बी को ग्रीन 1/4, प्लस एक ये केस आएगा 1/5, ये देखें 1/4 इंटू 3/4, बी पर ग्रीन है, मतलब P of BG, इसका मतलब है सिग्नल रिसीव्ड एट B इज ग्रीन, तो सिग्नल रिसीव्ड एट B इज ग्रीन कहने का मतलब सिग्नल B पर ग्रीन आया, तो ऊपर से सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन हमने वो लेना जो B पर सिग्नल ग्रीन आया, तो उसमें एक ये केस आएगा जो एरो लगाया, एक ये आएगा, एक ये केस आएगा, एक ये केस आएगा, कहने का मतलब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी BG, P of BG, सिग्नल रिसीव्ड एट B इज ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, ओरिजिनल सिग्नल आपका रेड भी हो सकता है, तो ये ध्यान दें, तो ये सारा आएगा, तो इसमें देखें आप, it is 36/80, 4/80, 3/80, 3/80, so you will get here 46/80, you assign it number 4, so using 2 3 4 in 1, 2 3 4 आप 1 में डालेंगे, you will get the required answer, तो ट्री डायग्राम में मिटा रहा हूं यहां से, देखिए आप using 2 3 and 4 in 1 we get, तो आपके सामने ये सब कुछ 10/16, 4/5, 46/80, 40/80, 46/80, 20/23, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 20/23, तो ये आंसर है 20/23।
तो ये देखें, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। 2010 का क्वेश्चन है IIT का, वेरी गुड प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन देखें, बेस थ्योरम का 2011 में आया है, वो क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। क्वेश्चन करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये देखें, ये 2011 का क्वेश्चन है, IIT का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। U1 U2 दो अर्न्स हैं। पहले में 3 वाइट 2 रेड, U2 में 1 वाइट, एक ही वाइट है। एक कॉइन फेयर कॉइन, फेयर कॉइन का मतलब हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हेड की भी हाफ, टेल की भी हाफ। फेयर कॉइन टॉस किया और फिर क्या किया, अगर हेड आता है तो एक बॉल U1 से निकाली, पहले अर्न से निकाली और इसमें डाल दी। और अगर टेल आता है तो 2 बॉलें निकाली यहां से, फिर इसमें डाल दी। अब फिर रैंडमली उसके बाद U2 से एक बॉल निकाली, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ड्रॉन बॉल व्हाइट है। और दूसरा बेस, एक लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस भी। दूसरा पार्ट है कि U2 से जो बॉल आई वो व्हाइट है, मतलब जो इवेंट बाद में हुआ, इवेंट अकल्ड आफ्टर इज नोन, वही बात आ गई। जो इवेंट बाद में हुआ वो पता है, प्रोबेबिलिटी निकालने की कॉइन पे हेड है, क्योंकि पहले तो हेड आएगा, फिर आप U1 से U2 में बॉल ट्रांसफर करेंगे, फिर U2 से निकालेंगे। तो देखिए, ध्यान दें, तो अब U1 से अगर हेड आता है तो U1 से क्या किया उसने, एक बॉल निकाली। और अगर टेल आता है तो U1 से 2 निकाली। उसमें 2 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। 2 बॉलें व्हाइट भी आ सकती है, 2 रेड भी आ सकती है, एक व्हाइट एक रेड। तो पहला केस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब दूसरे U2 से जो बॉल आई वो व्हाइट है। जब U2 से बॉल ट्रांसफर की, फिर U2 से बॉल आई व्हाइट है, तो फेयर कॉइन इज टॉस्ड। अगर हेड आ रहा है तो मतलब हेड PH, तो U2 से जो लास्ट में बॉल आई वो व्हाइट है, उस पर कंडीशन लगेगी। हेड आया PW/H, व्हाइट बॉल जो U2 से आई उस पर कंडीशन लगी कि हेड आया। इफ टेल अकर्स, व्हाइट बॉल पर जो लास्ट में व्हाइट बॉल U2 से निकली उस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी कि पहले टेल आया फिर U2 से व्हाइट आया। अब मान लो हेड आ रहा है तो U1 से एक बॉल निकाली और U2 में डाल दी, तो एक बॉल व्हाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। मान लो U1 से व्हाइट बॉल आई तो 3/5। और अगर हेड आए, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हेड आ गया मान लो कॉइन पे, पहले हेड आ गया तो हेड PH, कंडीशनल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग रहा है, हेड आ गया। इधर से व्हाइट निकाले 3/5 और इसमें डाल दी, इसमें व्हाइट हो गई आपकी 2, तो इसमें फिर इसमें से निकालेंगे बॉल, वो व्हाइट आनी चाहिए। तो दिखती बात है, व्हाइट है तो व्हाइट ही आएगी 2/5। और मान लो इसमें से रेड निकाले 2/5। अगर रेड निकाली तो क्या होगा, तो इसमें आप रेड डाल देंगे तो एक व्हाइट एक रेड, तो इंटू 1C1/2C1। ये देखिए, ये बन गया केस। प्लस मान लो कॉइन पे टेल आया, तो ध्यान दें, अगर कॉइन पे टेल आ रहा है तो क्या होगा, अगर टेल आ रहा है तो उसने क्या बोला, तो व्हाट ही हैज सेड, ये मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। 1/2, 3/5, 2/2 प्लस 2/5, 1C1/2C1। मान लो कॉइन पे टेल आया, इसमें केस ज्यादा बढ़ेंगे। टेल आ गया, अब क्या होगा, अब वो कह रहे हैं अगर टेल आ रहा है तो 2 बॉलें U1 से निकाली और इसमें डाल दी, तो या तो दोनों व्हाइट हो सकती है, दोनों रेड हो सकती है, एक रेड एक रेड। मान लो दोनों व्हाइट है तो 3C2 5C2, 2 बॉलें निकाली और इसमें डाल दी, इसमें से फिर व्हाइट है, इसमें डाल दी तो इसमें 3 हो गए व्हाइट। अब ध्यान दें, इनटू 3C1, मतलब इसमें से 2 व्हाइट निकाली और इसमें डाल दी, 3C1/3C1 प्लस, या ये हो सकता है इसमें से रेड निकाल ली, तो दोनों रेड निकाल ली, 2C2 5C2 और इसमें डाल दी। इसमें टोटल बॉलें 3 हो गई, क्योंकि व्हाइट आनी चाहिए वो एक आनी चाहिए, तो व्हाइट तो एक ही है, टोटल 3 हो गई, 2 रेड चलेगी ना इसमें। और क्या हो सकता है, एक व्हाइट एक रेड, यहां से एक व्हाइट निकाली एक रेड निकाली, नीचे टोटल 5 है, 5 में से 2, एक व्हाइट एक रेड और इसमें डाल दी दोनों बॉलें, तो व्हाइट इसमें 2 हो गई, 2C1 और रेड इसमें व्हाइट एक रेड, तो व्हाइट 2 हो गई और रेड 1 हो गई,
टोटल बॉलें 3 हो गई, तो 3C1, 3 में से 1। तो ये देखें, ये आपका 1/2, 3/5, 2/2, 2/5, 1C1। तो कैलकुलेशन देखिए, 1/2, ये देखें 3/5 प्लस 1/5 इंटू प्लस हाफ 3C2। आपको पता है 3C2 3 होता है, 5C2 10 होता है। तो आपको पता है जैसे 3C2 है, 3 बार ऊपर, 2 बार ऊपर, 2 बार नीचे, comes out to be 3। 5C2, 5 into 4/2 that is 10। तो ध्यान दें थोड़ा सा, तो इस ढंग से सोल्यूशन है, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा इसमें देखें, 1/2, 3/5 प्लस 1/5 प्लस 1/2, ये 3/10 प्लस 1/30 प्लस 4/10। तो ये देखें आप, 4/10 प्लस 1/2, ये 7/10 प्लस 1/30, तो 7/10 है, तो 3 नीचे 30 बना लें, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो 21/30 प्लस 1/30, 22/30, तो 4/10, 11/30, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो 23/30 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गई। और सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन देखें आप। सेकंड पार्ट का क्या सॉल्यूशन है? अब उसने बोला कि गिवन बॉल ड्रॉन फ्रॉम U2 इज वाइट, मतलब ये गिवन है, जो इवेंट बाद में हो उसका पता है कि बॉल ड्रॉन इज वाइट। प्रोबेबिलिटी निकालने की हेड अपीयर, तो हेड पर कंडीशन लगी कि बॉल वाइट है, कहने का मतलब H इंटरसेक्शन W बाई PW। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो आपकी बॉल आई दूसरे अर्म से वो वाइट है, तो इसको ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो निकालना है, तो W बाई H इंटू PH अपॉन PW। अब PWH का मतलब समझे आप, मतलब बॉल ड्रॉन इज वाइट, बॉल जो दूसरे अर्म से आई वो वाइट आई, लेकिन हेड अपीयर्ड, गिवन दैट हेड इज अपीयर्ड। ये गिवन है कि हेड अपीयर्ड है, मतलब वाइट बॉल पर कंडीशन हेड आ चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है ना, लेकिन हेड आ चुका है, हेड हमारा आ चुकी है, हमें पता है कि हेड आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी निकालने की दूसरे अर्म से जो बॉल आई वो वाइट आई, तो W बाई H। तो इसमें W बाई H कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है W बाई H। कि अगर हेड आया तो दूसरे अर्म से वाइट जो बॉल निकली वो वाइट आई, तो हेड आया तो क्या किया उसने? उसने क्या किया, 2 बॉलें ट्रांसफर की, तो 2 रेड भी हो सकती है, मतलब एक बॉल ट्रांसफर की उसने, तो एक बॉल ट्रांसफर की अर्म 1 से अर्म 2 में, तो एक बॉल रेड भी ट्रांसफर हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। अगर रेड करेंगे तो एक रेड एक व्हाइट हो जाएगी, व्हाइट ही करेंगे तो दोनों उसमें व्हाइट हो जाएंगे। तो दूसरे बैक से जो बॉल आई अर्म 2 से व्हाइट आई, लेकिन उस पर कंडीशन लगी। क्या कंडीशन लगी? कि आपका हेड आ चुका है, हेड आया हुआ है, तो हेड तो आ चुका है, वो प्रोबेबिलिटी W बाई H का मतलब ये चीज हुई W बाई H। तो ये इसमें ये चीज आएगी, और PH आपका हाफ है, तो PW बाई H में आएगा आपका 4/5 इंटू PH होगा हाफ, एंड PW का मतलब है बॉल ड्रॉन इज वाइट, वो निकाला हुआ है आपने पहले PW, वो आपका 23/30 है, 23/30। तो ये देखते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 2/5 इंटू 30/23, so that is 12/23, 12/23। तो दिस इज आंसर 12/23। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप 2-3 बार करें। कहने का मतलब है कि पूछा क्या है उसने, सेकंड पार्ट में पूछा है कि अर्म जो इवेंट बाद में उसका पता लग गया कि अर्म 2 से जो बॉल आई वो वाइट है, प्रोबेबिलिटी निकालने की कॉइन पे हेड आया H बाई W, तो H बाई W क्या होगा? H इंटरसेक्शन W बाई PW। H इंटरसेक्शन W को ये नहीं लिखेंगे क्योंकि तो निकालना है, इसको लिखेंगे मतलब व्हाइट बॉल आ चुकी है, व्हाइट बॉल का पता है कि बॉल व्हाइट आई, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें यूज करेंगे किसका? W बाई H का, कि आपका हेड आ चुका है और बॉल ड्रॉन व्हाइट है, तो मतलब W बाई H इंटू PH, और W बाई H आपको पता ही है, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट व्हेन हेड अकर्ड, हेड आ चुका है मतलब वो हो चुका है, तो 3/5 प्लस 1/5, तो वो करके 12/23। तो ये 2011 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखें आप IIT का, वो भी ध्यान दें थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, तो क्वेश्चन करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका। ये देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखें आप जरा, बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। तो ये देखिए क्या है, ये प्रॉब्लम है। A is targeting to B, B is targeting to A, C is targeting to A. A B को टारगेट कर रहा है, B A को कर रहा है, C A को कर रहा है। तो probability of hitting target by A, B and C, A, B और C टारगेट को हिट कर रहे हैं। R, probability of hitting the target by A, B and C 2/3, 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। A, B और C टारगेट को हिट कर रहे हैं। A के हिट करने की 2/3 है, B के हिट करने की 1/2 है, C के हिट करने की 1/3 है। अब वो व्हाट इज आस्किंग, इफ A is hit, कह रहा है if A is hit, what is probability that B hits the target and C does not? दो 2003 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। ये देखें आप, तो ये 2003 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स प्रॉब्लम। तो समझें इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग का टारगेट, ए बी और सी के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/2 है, 1/3। ए बी को टारगेट कर रहा है, बी ए को कर रहा है, सी ए को कर रहा है। लेट इवन विद द इवेंट दैट ए हिट्स द टारगेट। E2 be event that B hits target and E3 be event that C target को हिट कर रहा है। तो A B को हिट कर रहा है, B A को कर रहा है, C A को हिट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि A ने B को हिट किया, B ने A को हिट किया, C ने A को हिट किया, तो इंडिपेंडेंट हिट कर रहे हैं। तो P of E1, A ने हिट किया B को, तो वो है 2/3। P of E2, B ने हिट किया A को, वो 1/2 है। P of E3, C ने हिट किया A को, वो 1/3 है। E विद इवेंट मान लो, लेट E be event that A is hit, A हिट हुआ। E is the event कि A हिट हुआ। तो A कब हिट होगा, या तो B कर दे या C कर दे, या दोनों कर दे। What does it mean? और at least one of them hits, E2 and E3 अगर, मतलब या तो B हिट कर दे या C हिट कर दे, A हिट हो या दोनों हिट कर दे। एटलीस्ट तो मतलब कम से कम, तो दोनों भी कर सकते हैं। तो E2 यूनियन E3, तो क्या होगा 1 माइनस P, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करना थोड़ा गलती है। E2 यूनियन E3 का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में आपका इट इज कन्वर्टेड इनटू डिमॉर्गन लॉ। E2 ने नहीं किया, E3 ने नहीं किया। E2 के करने की है 1/2, तो P of E2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस हाफ 1/2। P of E3 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस 1/3 2/3। अगर ये तो दिखती बात है कि टारगेट को हिट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट ही लेंगे हम। A ने B को हिट किया, B ने A को किया, C ने A को किया, तो इंडिपेंडेंटली टारगेट को हिट कर रहे हैं, कोई दूसरे कनेक्शन नहीं है। करना इंडिपेंडेंट, ना करना इंडिपेंडेंट। मतलब E2 ने नहीं किया, E3 ने नहीं किया। What does it mean? 1 माइनस E2 कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने 1/2 2/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3 ये आ गया। दैट A is hit, तो P of E आ गया, P of E that is 2/3। अब देख लें A is hit। अब उसने क्या बोला है, if A is hit, ये हो चुका, A is hit, प्रोबेबिलिटी निकालनी है that B hits and C does not। A is hit, A hit हुआ, A hit हुआ, A is hit, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, इस पर कंडीशन लगी, इस पर क्या कंडीशन लगी देखिए आप, इस पर कंडीशन लगी कि A हिट हुआ, मतलब
बी ने किया, सी ने नहीं किया, ए इज हिट, तो क्या होगा ये? अगर आप करें कंडीशनल E2 कॉम्प्लीमेंट E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, आपको बताइए दिस इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E। अब आप थोड़ी सी इसमें कॉमन सेंस यूज करें, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें इस चीज को। E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है B ने हिट किया, C ने नहीं किया। A तो हिट हुआ, B ने A को किया, C ने नहीं किया। इंटरसेक्शन E का मतलब A बाई बी, इंटरसेक्शन B बाई P भी होता है। E का मतलब A इज हिट, E का मतलब A इज हिट, और इसका मतलब है B ने किया, C ने नहीं किया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही होगा, क्योंकि A हिट हुआ, इसका मतलब है A हिट हुआ, B ने किया, C ने नहीं किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये चीज होगी। तो व्हाट डज इट मीन? यू विल गेट हियर P मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन। कहने का मतलब आप कॉमन ऐसे समझ लो, आप अगर आप ऐसे नहीं समझ आता, मैं ऐसे समझा देता हूं। ये है, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे? E के साथ। E का क्या मतलब है? A हिट हुआ, A हिट हुआ, B ने भी किया, C ने भी किया, एंड B ने किया, C ने नहीं किया, एंड B ने नहीं किया, C ने किया। अब आप मेरे को ये बताओ, इनमें सब में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? दिस इज कॉमन। इसमें और इसमें पूरे में, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, ये अलग है, इसमें और इन सारे में क्या इंटरसेक्शन? यही हो, B ने किया, C ने नहीं किया, मतलब B ने A को हिट किया, C ने नहीं किया, तो इसमें क्या आएगा? कॉमन इंटरसेक्शन। तो नीचे आपका P ऑफ E दैट A इज हिट, तो ये बन जाएगा PE2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट अपॉन PE। तो PE का मतलब है आपका, PE का मतलब हुआ कि आपका A हिट हुआ, तो E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट। अगर E2 और E3 इंडिपेंडेंट है तो E2 और E3 कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। टारगेट को हिट करना दिया नहीं उसने, लेकिन क्वेश्चन तभी होगा, A टारगेट को हिट कर रहा है, B हिट कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। A हिट कर रहा है, उसका B से कोई लिंक नहीं है, B किसी को हिट कर रहा है तो उसका A से कोई लिंक नहीं है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो नीचे आएगा P ऑफ E। अब P ऑफ E2 उसने दिया है, दैट इज योर 1/2, तो ये आएगा 1/2 PE3 कॉम्प्लीमेंट। E3 कॉम्प्लीमेंट है, E3 1/3 है, E3 कॉम्प्लीमेंट होगा 2/3, और P ऑफ E वो आपने निकाला है, आई थिंक दैट इज P ऑफ E का मतलब है कि आपका टारगेट हिट हुआ, तो दैट आई हैव कैलकुलेटेड, और वो आई थिंक कितना है निकाला है, थोड़ी देर पहले भी निकाला था, दोबारा कर लेते हैं। E2 कॉम्प्लीमेंट कितना है आपका? 1/2 है, और E3 कॉम्प्लीमेंट कितना है? 2/3, तो ये 2/3 आप देखिए, 1 - 1/3, तो नीचे 2/3 आ जाएगा। P ऑफ E2 दिया है, दैट इज योर 1/2। P ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट, E3 कॉम्प्लीमेंट आपको दिया है 2/3, और नीचे आएगा 2/3, तो इट कम्स आउट टू बी 1/2। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1/2। ये देखें आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान दें इसमें, दैट A is hit, B hits and C does not. Let me check the answer. एक बार इसका आंसर मैं चेक कर देता हूँ। Let me check the answer of this problem. आप देखें इसका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। This is 30th question. Yes, 1/2 is the answer. So this is the required solution. A is hit, B hits and C does not. B ने हिट किया, C ने नहीं किया। तो इनमें ये इसमें ये मेन, इस क्वेश्चन में मेन ये चीज है कि ये इंटरसेक्शन मेन है इसमें। 2003 का क्वेश्चन है आईआईटी का, ये है कि A is hit, B hits and C does not. A is hit के साथ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? B hits, C does not. B ने हिट किया, C ने नहीं किया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये 2003 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये सब्जेक्टिव को उसको ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि इट इज नॉट वेरी मच लेंथी प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा सकता। तो दिस क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। So this question can be converted into objective. So this is a very very important problem. तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है 1991 का 4 नंबर का, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसी के उस पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, एक एग्जामिनी है,
या तो वो गैस कर रहा है क्वेश्चन को, या कॉपी कर रहा है, या उसको आंसर पता है। तो तीनों में से एक चीज होगी। अगर गैस करेगा तो कॉपी नहीं करेगा, कॉपी करेगा तो उसको आंसर पता नहीं, पता है नहीं तो गैस नहीं करेगा। तो कहने का मतलब 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कोई ना कोई एक चीज तो करेगा, या तो गैस करेगा, या उसको पता है आंसर, या वो कॉपी करेगा। तो वन ऑफ द 3 इवेंट्स अकर। तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज इज 1। गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, कॉपी करने की 1/6 है। अब प्रोबेबिलिटी दैट his answer is correct, and given that he copied 1/8, find the probability he knew the answer and he answered it correctly. तो पहले E1, E2, E3 मान लें। Let E1 be the event that he makes a guess, वो आंसर को गैस कर रहा है। तो P of E1 ये दिया हुआ है 1/3। Let E2 be the event that he copies the answer, कि आंसर को कॉपी कर रहा है। तो P of E2 1/6। Let E3 be the event that he knew the answer, since E1, E2 and E3 are mutually exclusive and exhaustive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, क्योंकि अगर E1 होगा तो E2 नहीं होगा, E2 होगा तो E3 नहीं होगा। एंड वन ऑफ देम अकर्स, उनमें से कम एक होगा। E1, E2, E3 are mutually exclusive and exhaustive, so P of E1, P of E2, P of E3 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं है, एग्जॉस्टिव है, उनमें से कम एक होगा। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो P of E1 1/3 है, P of E2 1/6 है, P of E3 1। इसका मतलब P of E3 1 minus 1/3 minus 1/6, 2/3 minus 1/6, तो दैट इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4/6 minus 1/6 इट इज 1/2। तो ही न्यू द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। P of E3 हमारा आ गया 1/2। अब हम ई इवेंट मान लेंगे कि आंसर उसका करेक्ट है। तो ध्यान दें, बट वी हैव टू एज्यूम। तो लेट E बी द इवेंट दैट हिज आंसर इज करेक्ट। तो यहां कर देता हूं मैं, यहां क्वेश्चन लिखा है लेट E बी द इवेंट दैट हिज आंसर इज करेक्ट। तो E by E, क्वेश्चन से डाटा क्या गिवन, E by E1। E1 क्या मानना, he makes a guess, he makes a guess, ये गिवन है और आंसर उसका करेक्ट है। करेक्ट पर कंडीशन लगी कि उसने गेस किया, करेक्ट पर कंडीशन लगी कि उसने गेस किया। तो दिमाग लगाओ, मतलब E इवेंट है कि his आंसर इज करेक्ट। ये इसमें दो चीजें हैं, ये आपको दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन से निकल जाएगा डाटा से, और एक ये चीज निकल जाएगी कि E3 ही नोज द आंसर, क्योंकि E1, E2, E3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, वहां से P of E3 आ जाएगा। अब E इवेंट मानना कि उसका आंसर करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट, वो E है। तो E by E1 का मतलब है करेक्ट पर कंडीशन लगी कि उसने गेस किया। E1 है कि उसने आंसर गेस किया, तो E है कि आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट पर कंडीशन लगी कि गेस किया। अब ये देखो क्वेश्चन से डाटा से आएगा ये, उसने बोला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसकी 4 ऑप्शन है। जब उसने गेस किया तो 4 में से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, क्योंकि फेवरिंग तो एक ही करेगा, एक फेवर करेगा, और करेक्ट होने की क्या है, टोटल ऑप्शंस कितनी है 4, मतलब उस एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसने गेस किया कि उसका आंसर करेक्ट होगा, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि करेक्ट मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरिंग अपॉन टोटल, तो आंसर तो एक ही करेक्ट होगा। टोटल 4 ऑप्शन है, मतलब एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है, उसने गेस किया और उसका आंसर करेक्ट है, तो 4 ऑप्शन में एक करेक्ट होगा, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। डाटा से आएगा, गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की जो डाटा है, जो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे निकल जाएगा। तो P of E by E1 होगा 1/4। P of E by E2, ये देखिए आप, इसका क्या मतलब है, E2 क्या है कि he copies the answer,
वो कॉपी कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट है, वो दिया उसने। He copies 1/6 probability that his answer is correct। ये तो कॉपी करने का है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि आंसर को कॉपी कर रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी उसका आंसर सही है, P of E, तो उसका आंसर सही है, he copied it, मतलब सही पर कंडीशन लगी कि उसने कॉपी किया। E है कि उसका आंसर सही है, सही पर कंडीशन लगी कि आंसर उसका राइट है, P of E, आंसर इज राइट बट he copied it। तो राइट पर कॉपी की कंडीशन लगी, E2 है कि कॉपी की, राइट पर कंडीशन लगी कॉपी की, तो वो 1/8। अब आप देखिए P of E/E3, E/E3 क्या हुआ कि आंसर करेक्ट है, he knew the answer। E है कि उसका आंसर करेक्ट है और E3 है कि उसको आंसर पता है, he knew the answer। तो करेक्ट है और उसको आंसर अगर पता है तो दिखती बात है आंसर उसका करेक्ट ही होगा, अगर उसको आंसर पता है तो उसका आंसर सही होगा। तो ये डाटा हमें गिवन है सारा, देखिए आप 1, इसको दे दे 2, इसको दे दे 3, इसको दे दे 4, इसको दे दे 5 और इसको दे दे 6। अब निकालना क्या है, ये देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ही न्यू द आंसर, कि उसको आंसर पता है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको आंसर पता है, उसने आंसर सही दिया, ही न्यू द आंसर एंड इज प्रोबेबिलिटी निकालनी, न्यू द आंसर मतलब P of E3, he knew the answer, E3 वेट है, his answer is correct मतलब E3/E, he knew the answer, उसको आंसर पता है, उस पर कंडीशन लगाई कि आंसर करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट होगा नहीं होगा वो बाद के इवेंट हो, तो जो इवेंट बाद में उसका पता लग गया, तो कंडीशन लगी E3 पर कि his answer is correct। तो बाय बेस थ्योरम E by रिवर्स प्रोबेबिलिटी P of E/E3, PE3 नीचे आएगा E/E3, PE3, E/E2, PE2, E/E1, PE1। तो सारा डाटा उसमें रख दे। तो ये देखें आप E3/E, PE/E3, PE3, E/E3, PE3, E/E2, PE2, E/E1, PE1, PE/E3, his आंसर इज करेक्ट, उस पर कंडीशन लगी दैट ही नोज द आंसर, तो करेक्ट होगा उसकी 1 प्रोबेबिलिटी इनटू PE3, वो निकाला मैंने आपको बताया था एग्जॉस्टिव से 1/2 है, नीचे P of E आएगा, P of E/E3, PE3, E/E2, PE2, E/E1, PE1, तो E/E3, PE3, 1 into 1/2, E/E2, his answer is correct given that he copies it, ये पता है कि उसने कॉपी की, आंसर करेक्ट है, करेक्ट पर कंडीशन लगी कि कॉपी किया, तो मतलब 1/8 इंटू PE2, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, इंटू 1/6 प्लस E/E1, E/E1 का मतलब है उसका आंसर सही है और उसने गेस किया, तो 4 ऑप्शंस हैं, गेस किया सही है, कोई एक करेक्ट होगा तो 1/4 और गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/3, तो एलसीएम 48 आ गया, तो रिक्वायर्ड इज 24/29। So this is the required solution of the problem। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ 1991 में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया, तो सोल्यूशन आप देख लें। सो दिस इज द आंसर, इस ढंग से आपने मैनेज करना है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, देख लें आप कैसे होगा, तो इस ढंग से है। बाकी नेक्स्ट आप देखें, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट, एक क्वेश्चन आप लिखें, इसको ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। प्लीज राइट द प्रॉब्लम दैट ए बैग कंटेन्स 12 red and 6 white balls. Balls are drawn one by one at a time without replacement. If in 6 draws there are at least 6 draws में अगर एटलीस्ट 4 बॉल्स हैं, एटलीस्ट 4 बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 6 मतलब 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट किए, 6 ड्रॉ में अगर कम से कम 4 व्हाइट है,
तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट in next two draws there is exactly one white draw. There is exactly one white draw. तो 2004 में 4 नंबर में क्वेश्चन आया, इसको आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ऐसे आंसर छोड़ दें। ये सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, थोड़ी सी इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस होगी, इससे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा इस क्वेश्चन से। इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में आंसर छोड़ दें क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी। लीव इट एज सच। देखिए इसमें वो कंसेप्ट लगेगा कि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट या रैंडमली इकट्ठी बॉलें निकालें, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मैंने आपको बताया थी बात, ये चीज मैंने आपको पहले कराई थी, तो ये ध्यान रखें। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट करें या रैंडमली इकट्ठी बॉलें निकालें, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो आपको बताना है कि पहले 6 ड्रॉ में कम से कम 4 बॉल वाइट है, तो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जब 6 भी हो सकती है। जब 6 की 6 वाइट आ जाएंगी तो वाइट उसमें 6 ही है, तो अगले 2 ड्रॉज में आपकी वाइट नहीं आएगी, उसकी 0 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जब 6 वाइट आ गई तो वाइट तो रहेगी ना, फिर उसमें 2 ही केस बनेंगे। कम से कम 4 भी वाइट हो सकती है पहले 6 ड्रॉज में, 4 वाइट, तो 6 में से 4, 6C4, तो 4 वाइट है, तो बाकी जो 6 ड्रॉज वो बाकी 2 आपकी 12 में से आएंगी, 12C2 अपॉन 18C2। और क्या होगा फिर उसके नेक्स्ट 2 ड्रॉ, अगले में 1 वाइट आनी चाहिए, 2 वाइट आ गई तो उसमें 4 ही बची, 4 में से 1, इधर से 2 आ गई, तो इसमें आपको पता ही है, इसमें से आपने 6 ड्रॉज में 2 वाइट है, इसमें से आपने 2 बॉलें निकाल चुके हैं, एटलीस्ट 4 आर वाइट, तो 10 बची, तो 10 में से 2, तो उस ढंग से आप करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका सोल्यूशन करें, इसको समझें। रैंडमली या विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1 एक ही बात है, ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये 2004 में 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, शुरू में ही आपके नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके शुरू में ही आपको 2-3 क्वेश्चन करा के एंड आई विल स्टार्ट विद योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ।